Assalamu alaikum fellows. I hope all of you are fit and fine. I am Hedam Aksi and today we'll discuss Article 5 of कानूनी शहादत ऑर्डर. कानूनी शहादत ऑर्डर पे हमने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं उन तमाम वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो यू कैन चेक आउट. दिस इज़ हाउ वीडियो विल प्रोसीड एंड हियर इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ आर्टिकल 5. यू शुड रीड इट वंस. तो सबसे पहले हम आर्टिकल 5 की सरफेस मीनिंग देखते हैं फॉर दोज हु आर इन हरी एंड देन वी विल डिस्कस इन डेप्थ. जनरली अगर हम देखें तो आर्टिकल 5 प्रिवेंट करता है शादीशुदा कपल को कि वो अदालती विटनेस बॉक्स में किसी भी ऐसी कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज़ ना करें जो कि उनके दरमियान हुई थी विद इन देयर मैरिड लाइफ. एंड सेम चीज़ को अब अगर हम आर्टिकल 5 की वर्डिंग के हिसाब से देखें तो कुछ इस तरह से बताया गया है कि कोई भी शादीशुदा पर्सन, चाहे मर्द हो या औरत, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो किसी टाइम पे शादीशुदा था बट नाउ ही इज़ नॉट ड्यू टू डाइवोर्स और स्पाउस की डेथ की वजह से, तो ऐसे पर्सन्स को ना तो कंपेल किया जाएगा, ना तो फोर्स किया जाएगा और ना ही उन्हें अदालत की तरफ से इजाज़त दी जाएगी कि वो एज अ विटनेस अदालत में किसी भी ऐसी बात का जिक्र करें जो कि उन लॉफुल मैरिड स्पाउसेस के दरमियान हुई थी विद इन देयर मैरिड लाइफ, अनलेस कि एक स्पाउस दूसरे स्पाउस को इस तरह की बात को डिस्क्लोज़ करने की कंसेंट दे, या फिर जहाँ पे स्पाउस के बिहाफ पे उसके रिप्रेजेंटेटिव कंसेंट दें इस तरह की कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज़ करने के लिए. आगे एक और भी एक्सेप्शन है जहाँ पे बताया गया है कि अगर स्पाउसेस के दरमियान एक दूसरे के ख़िलाफ़ कोई भी सूट चल रहा है तो वहाँ पे वो बगैर किसी की इजाज़त के ऐसे कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज़ कर सकते हैं. यहाँ सूट कोई भी हो सकता है, क्रिमिनल सूट के अलावा देयर कैन बी फैमिली सूट और एनी अदर सिविल सूट. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक औरत सूट फॉर डिसोल्यूशन में ये बता सकती है कि उसका शौहर उससे गलत डिमांड्स करता है या फिर उससे इमोरल टाइटल से पुकारता है. फाइनल एक्सेप्शन में कहा गया है कि जहाँ पे एक स्पाउस दूसरे स्पाउस के ख़िलाफ़ कोई क्रिमिनल एक्शन लेता है तो वहाँ पे इस तरह की कम्युनिकेशंस को डिस्क्लोज़ किया जा सकता है इन द कोर्ट. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक हस्बैंड वाइफ को बॉडीली इंजरीज़ पहुँचाता है तो उसकी वाइफ पुलिस के ज़रिए से FIR दर्ज करवाने के बाद इस तरह की चीज़ों को अदालत में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में डिस्क्लोज़ कर सकती है. आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करें, यहाँ पे लव्स क्राइम यूज़ हुआ है, तो क्राइम जो है बॉडी के अगेंस्ट भी हो सकता है, बॉडीली इंजरीज हो सकती हैं, मेंटल इंजरीज़ या फिर इवन फाइनेंशियल इंजरीज़ भी इसके अंदर आ जा सकती हैं, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट भी इसके अंदर आ सकता है. अभी इस आर्टिकल में जो मैरिड पर्सन एंड मैरिज की बात की गई है, चलिए इसके एक्सटेंट को देखते हैं. तो यहाँ पे मैरिड पर्सन से मुराद है लॉफुली मैरिड पर्सन, यानी एक पर्सन की जो शादी है, मैरिज है, वो लॉफुल होनी चाहिए. अगर मैरिज वॉइड है तो आर्टिकल 5 के प्रोटेक्शंस एंड प्रिविलेजेस उसे नहीं मिलेंगे, उस पर आर्टिकल 5 अप्लाई नहीं होगा. एंड इसी से आप ये भी इम्प्लाई कर सकते हैं कि जितनी भी कम्युनिकेशन शादी से पहले करता है कोई भी पर्सन, लेट्स से एक पर्सन अपनी फियांसी से कोई बात कहता है, कोई कम्युनिकेशन करता है, तो वो कम्युनिकेशंस भी आर्टिकल 5 के तहत प्रोटेक्टेड नहीं है. इसके अलावा जितनी भी कम्युनिकेशंस स्पाउसेस के दरमियान ड्यूरिंग देयर मैरिड लाइफ होती हैं उन्हें डिस्क्लोज़ नहीं किया जा सकता इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज. चाहे डाइवोर्स हो जाए या फिर जो है किसी एक स्पाउस की डेथ हो जाए, तो उसके बाद भी जो कम्युनिकेशन शादी के दौरान हुई थी उसे डिस्क्लोज़ नहीं किया जा सकता. बाय नाउ यू कैन अप्रेस के जो भी कम्युनिकेशन एक पर्सन अपने स्पाउस के अलावा किसी और से करता है तो वहाँ पे आर्टिकल 5 की प्रोटेक्शन नहीं है. लेट्स से एक पर्सन कोई कम्युनिकेशन अपने GF से करता है या फिर मिस्ट्रेस से करता है तो वहाँ पे आर्टिकल 5 की प्रोटेक्शन नहीं रहेगी. आगे शल नॉट बी कंपेल मतलब एक स्पाउस को फोर्स नहीं किया जाएगा कि वो इस तरह के मामलात पे गवाही दे, जिस तरह से आपने देखा होगा कि आम विटनेस को कंपेल किया जा सकता है. आर्टिकल 4 में हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं. इसके बाद यहाँ पे शल नॉट बी परमिटेड, इसका डायरेक्ट कनेक्शन है इस एक्सेप्शन से जहाँ पे लिखा हुआ है कि विदाउट कंसेंट ऑफ स्पाउस और हिज रिप्रेजेंटेटिव एक पर्सन इस तरह की कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता. तो जहाँ पे एक पर्सन ऑन हिज ओन इस तरह की कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज़ करना चाहे तो अदालत की तरफ से उसे इजाज़त नहीं दी जाएगी अनटिल और अनलेस उसे कंसेंट मिल जाए एक पर्सन से या फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव से. नाउ लेट्स सी एक्सटेंड एंड स्कोप ऑफ दिस वर्ड कम्युनिकेशन. तो यहाँ पे कम्युनिकेशन मतलब कोई भी कम्युनिकेशन जो भी स्पाउसेस के दरमियान में होती है, रिगार्डलेस ऑफ इट्स नेचर, सीक्रेट हो, कॉन्फिडेंशियल हो, कोई माइन्यूट सी चीज़ हो, लेकिन उसे डिस्क्लोज़ नहीं किया जा सकता, नेचर कोई भी हो.
इसके अलावा ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि इस तरह की कम्युनिकेशन को अदालत में डिस्क्लोज़ करने से किसी के स्पाउस के राइट्स अफेक्ट होते हो। इनके राइट्स जो है इस तरह की कम्युनिकेशन से अफेक्ट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, और ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों के राइट्स जो है बिल्कुल भी अफेक्ट ना होते हों और किसी तीसरे पर्सन के राइट्स अफेक्ट होते हों इनकी इस तरह की कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज़ करने से। तो तब भी ये जितनी भी चीज़ें हैं कम्युनिकेशन की कैटेगरी में ही फॉल करेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक औरत अपने डिसीज़ हस्बैंड के फैमिली मेम्बर्स के परमिशन के साथ ये कहती है अदालत में कि मुझे मेरे हस्बैंड ने बताया था कि जे का कत्ल ए ने किया था। तो यहाँ पे देखिए, ना तो उस औरत के राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं और ना उसके हस्बैंड के राइट्स किसके अफेक्ट हो रहे हैं, ए के ख़िलाफ़ वो गवाही थी। आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जो चीज़ें एक स्पाउस शादी के दौरान ऑब्ज़र्व करता है, खुद महसूस करता है, वो कम्युनिकेशन के अंदर नहीं आते, और क्योंकि वो कम्युनिकेशन के अंदर नहीं आते तो उन्हें अदालत में डिस्क्लोज़ भी किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक औरत ये गवाही देती है कि मैंने अपने हस्बैंड को रात को 3 बजे खून से रंगे हुए कपड़ों में घर आते हुए देखा। तो दिस इज़ समथिंग जो कि उस औरत ने ऑब्ज़र्व किया, उस स्पाउस ने ऑब्ज़र्व किया। ये कोई कम्युनिकेशन नहीं है। यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान कोई बातचीत नहीं हुई जिसको डिस्क्लोज़ किया जाए तो उस पर आर्टिकल 5 अप्लाई हो। दिस इज़ समथिंग ऑब्जर्व्ड, तो कम्युनिकेशन की कैटेगरी में नहीं है, इसीलिए इस बात को डिस्क्लोज़ किया जा सकता है एंड आर्टिकल 5 इस पर अप्लाई नहीं होगा। आगे एज यू नो कि इस आर्टिकल में 4 एक्सेप्शंस हैं एंड अगर बात करें इन एक्सेप्शंस की तो यहाँ पे अदालत के ऊपर ये जिम्मेदारी लगाई गई है, ड्यूटी लगाई गई कि वो हमेशा रेस्पेक्टिव स्पाउस से या उसके रिप्रेजेंटेटिव से पहले कंसेंट ले और उसके बाद दूसरे स्पाउस को परमिट करे कि वो अदालत में इस तरह की बात को, कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज़ करें। ये बात आपको याद रहनी चाहिए कि स्पाउस के रिप्रेजेंटेटिव से कंसेंट उस वक्त में ली जाती है जहाँ पे वो खुद रेस्पेक्टिव स्पाउस जिससे कंसेंट रिक्वायर्ड है वो खुद अवेलेबल ना हो या फिर उसकी डेथ हो चुकी हो। अवेलेबल ना हो इन द सेंस के लेट्स से ही इज़ इन दुबई, तो उसका यहाँ पे आना मुमकिन नहीं है शॉर्ट टाइम में, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेंस भी लग सकता है। तो इस तरह के सर्कमस्टेंसेस में अगर उसके जो है फैमिली मेम्बर्स उसके बिहाफ पे अगर कोई कंसेंट देते हैं उसकी वाइफ को तो वो गवाही दे सकती है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं आर्टिकल 5 के, यू कैन से इलस्ट्रेशंस, बहुत सिंपल वर्डिंग में करके लिखे हैं एंड आई एम श्योर यू कैन अंडरस्टैंड देम बाय योर ओन। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन रहे, कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर यू कैन जस्ट आस्क एंड आई विल एक्सप्लेन इट। अभी बात करते हैं आर्टिकल 5 के ऑब्जेक्ट की। तो आर्टिकल 5 का मेन ऑब्जेक्ट है हस्बैंड एंड वाइफ को अदालत में गवाही देने से रोकना, किसी भी ऐसे कम्युनिकेशन के लिहाज से जो कि उनके दरमियान में होती है ड्यूरिंग दर मैरिज। आपको याद रहना चाहिए कि आर्टिकल 5 का ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट करना या कम्युनिकेशन के डिस्क्लोजर को प्रिवेंट करना नहीं है। इसका ऑब्जेक्ट है एक स्पाउस को दूसरे स्पाउस की गई बात पे विटनेस बनने से रोकना, उसके हवाले से गवाही देने से रोकना। मतलब कोई ऐसी कम्युनिकेशन जिससे सही या गलत का पता लगाया जा सके, और ऐसी कम्युनिकेशन को साबित करने के लिए अदालत में कोई और तरीका अवेलेबल है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। कोई और तरीका है तो उस पर आर्टिकल 5 एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन पाबंदी इस चीज़ पे है कि इस तरह की कम्युनिकेशन को साबित करने के लिए एक हस्बैंड को नहीं बुलाया जाएगा अदालत में कि वो गवाही दे कि मेरी वाइफ ने इस तरह से कहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पर्सन है जेड अपनी वाइफ आर को ख़त लिखता है और उस ख़त में उसने बहुत से फैक्ट्स को, बहुत से सेंसिटिव फैक्ट्स को मेंशन किया हुआ था एंड समहाउ वो ख़त आर के घर से पुलिस के हाथ लग जाता है। अभी यहाँ पे जेड एंड आर जो एक दूसरे को ख़त लिख रहे हैं, ख़त के ज़रिए से बात कर रहे हैं, ये भी एक तरह से कम्युनिकेशन ही है। जेड ने जो कुछ आर से कहा, इस चीज़ को, इस कम्युनिकेशन को अगर इस लेटर के ज़रिए से प्रूव किया जाए तो ये बिल्कुल वैलिड है, किया जा सकता है। आर्टिकल 4 इस पर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर हम आर को अदालत में बुलाएं कि बताओ जेड ने तुम्हें क्या क्या बताया, लेटर में क्या क्या लिखा था जेड ने, ये हरकत नहीं की जा सकती। दिस इज़ प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 5। तो इन टोटल स्पाउसेस को अगर विटनेस बॉक्स में बुलाए बगैर उनकी कम्युनिकेशन को किसी और तरीके से साबित किया जा सके तो वहाँ पे आर्टिकल 5 अप्लाई नहीं होगा। एंड जहाँ पे आपसे पूछा जाए कि हस्बैंड एंड वाइफ स्पाउसेस को इस तरह की प्रोटेक्शन क्यों दी गई, तो इसके पीछे सिंपल रीज़न ये है कि फैमिली में जो पीस है, अमन है, वो कायम रहे, हस्बैंड एंड वाइफ का जो ट्रस्ट है एक दूसरे पे वो बना रहे। लेट्स से अगर किसी औरत को अलो किया जाए कि वो विदाउट कंसेंट ऑफ हिज हस्बैंड किसी चीज़ को डिस्क्लोज़ करे, तो देयर आर चांसेस कि उस औरत से उसका हस्बैंड नाराज़ हो सकता है, उसके तमाम फैमिली मेम्बर्स उससे नाराज़ हो सकते हैं और बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस भी सामने आ सकते हैं। तो इसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ये प्रिविलेज दी गई है आर्टिकल 5 में।